ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री एक बड़े शिफ्ट से गुजर रही है। कॉस्ट बढ़ रही है, रेगुलेशन टफ हो रही हैं और ड्रग रिसर्च पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। इसीलिए फार्मा कंपनीज अब स्मार्ट तरीके से आउटसोर्सिंग कर रही हैं और यहीं से इंडिया का स्ट्रैटेजिक रोल स्टार्ट होता है। इंडिया सिर्फ लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं रहा बल्कि ग्लोबल फार्मा का एग्जीक्यूशन पार्टनर बन चुका है और इंडिया के कुछ कंपनीज इस आउटसोर्सिंग का हब बन रही हैं। और इसी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आज मैंने 5 फार्मा एंड क्रैम स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, फाइनेंस मेंटर, ट्रेडर। इस वीडियो का एनालिसिस मैंने काफी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको मेरे ये फंडामेंटल इंसाइट्स यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फार्मा आउटसोर्सिंग का मार्केट समझते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी सीडीएपओ मार्केट आज लगभग $7.9 बिलियन का है और 2033 तक $15.4 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। मतलब 7 to 8% कैगर की स्टेडी ग्रोथ। और ब्रॉडर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी क्रैम्स मार्केट 2025 से 2029 के बीच ऑलमोस्ट $17 बिलियन से ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है, अराउंड 12% कैगर के साथ। फार्मा आउटसोर्सिंग में इंडियन कंपनीज 3 अलग अलग रोल्स में काम करती हैं। सबसे पहले सीआरओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ये कंपनीज ड्रग के अर्ली स्टेज का काम करती हैं, जैसे मॉलिक्यूल डिस्कवरी, टेस्टिंग और ट्रायल्स। दूसरी होती है सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये कंपनी ड्रग को लैब से फैक्ट्री तक ले जाती है, यानी सीडीएमओ एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन का पार्टनर होता है। और थर्ड होती है सीआरडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो कंपनी होती हैं जहां रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होती हैं। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली 5 ऐसे ही इंडियन कंपनीज को देखेंगे जो ग्लोबल फार्मा आउटसोर्सिंग चेन के डिफरेंट लेयर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली कंपनी से शुरू करते हैं जो है साई लाइफ साइंसेज। साई लाइफ साइंसेज एक सीआरडीएमओ प्लेयर है, मतलब ये अर्ली स्टेज ड्रग डिस्कवरी से लेके डेवलपमेंट और कमर्शियल रेडीनेस तक का पूरा जर्नी एक ही प्लेटफॉर्म पर हैंडल करता है। कंपनी मेडिसिनल हिस्ट्री, प्रोसेस आर&डी, स्केल अप और डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां ग्लोबल फार्मा अपने हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स को डी-रिस्क करता है। यहाँ सिंपल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ साइंस ड्रिवन एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ डेटा इंटीग्रिटी और केमिस्ट्री डेप्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ग्लोबल फार्मा आउटसोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में साई एक रिसर्च टू कमर्शियल ब्रिज है, जहां मॉलिक्यूल मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप और रेवेन्यू दोनों कंपाउंड होते जाते हैं। इस कंपनी का सबसे बड़ा मोट है मॉलिक्यूल स्टिकीनेस। जब एक ड्रग कैंडिडेट साई के लैब्स में साइंटिस्ट्स और डेटा सिस्टम के साथ मूव कर लेता है तो सप्लायर चेंज करना सिर्फ कमर्शियल डिसीजन नहीं रहता, वो साइंटिफिक रिस्क बन जाता है। इसीलिए साई एक रिलेशनशिप ड्रिवन प्रोग्राम एम्बेडेड सीआरडीएमओ बिजनेस है, जहां एक बार एंट्री हो जाए तो रिप्लेसमेंट एक्सट्रीमली रेयर हो जाता है। अब नंबर्स देखते हैं। FY20 में साई लाइफ साइंसेज का रेवेन्यू लगभग 740 करोड़ था। FY23 तक ये 1200 करोड़ के पास पहुंच गया और FY25 में रेवेन्यू 1731 करोड़ रहा। ये सिर्फ स्केल अप स्टोरी नहीं है, ये पाइपलाइन मैच्योरेशन स्टोरी है। जैसे जैसे अर्ली स्टेज मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट और कमर्शियल फेजेस में मूव करता है, वैसे वैसे रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्टिकीनेस दोनों इंप्रूव होती जाती है। एबिटा भी इसी शिफ्ट को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। FY24 में एबिटा 315 करोड़ था, FY25 में ये जंप करके 442 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन सब 27 से 28% के बैंड में स्टेबलाइज हो चुके हैं, जो क्लियरली दिखाता है ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा बल्कि ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक कर रहा है। नेट प्रॉफिट का ट्रांजिशन और ज्यादा कंपेलिंग है। FY23 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, FY25 में 188 करोड़ और TTM में 286 करोड़ हो चुका है। मतलब बिजनेस अब उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को क्रॉस कर चुका है जहां R&D हैवी कॉस्ट स्ट्रक्चर मोनेटाइज होना शुरू होता है। ये नंबर्स एक सिंपल बात बोलते हैं, साई अब सिर्फ अर्ली स्टेज R&D पार्टनर नहीं रहा, ये एक रिसर्च टू कमर्शियल ब्रिज बन चुका है, जहां हर सक्सेसफुल मॉलिक्यूल के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज क्वाइटली कंपाउंड होता जा रहा है।
बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। साई लाइफ साइंसेस एक लाउड सीडीएमओ नहीं बल्कि एक रिसर्च टू कमर्शियल ब्रिज है, जहां वैल्यू क्रिएशन का ट्रिगर हेडलाइंस नहीं, मॉलिक्यूल मैच्योरेशन और टाइम होता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जो है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। न्यूलैंड लेबोरेटरीज एक प्योर प्ले एपीआई और क्रैम्स कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूल्स पर काम करती है। कंपनी प्रोसेस डेवलपमेंट, स्केल अप, वैलिडेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है। ये सिर्फ एपीआई सप्लाई नहीं करती बल्कि मॉलिक्यूल के पूरे मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसका बिजनेस जेनेरिक्स एपीआई से स्टेबल बेस बनता है और क्रैम से हाई वैल्यू लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स क्रिएट करता है। यहीं से न्यूलैंड का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। ग्लोबल फार्मा आउटसोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में न्यूलैंड उन कंपनीज का एग्जाम्पल है जहां इनोवेशन प्लेयर्स अपना हाई रिस्क हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग उन पार्टनर्स को देते हैं जो केमिस्ट्री और कंप्लायंस दोनों मास्टर कर चुके होते हैं। इसीलिए न्यूलैंड एक नॉर्मल फार्मा स्टॉक नहीं बल्कि एक प्रोसेस एम्बेडेड आउटसोर्सिंग फ्रेंचाइजी है। अब कंपनी का फाइनेंशियल एंगल देखते हैं। FY20 में न्यूलैंड का रेवेन्यू लगभग 767 करोड़ था। FY23 तक ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 1201 करोड़ हो गया। FY25 में रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 1497 करोड़ रहा और TTM बेसिस पर रन रेट अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ के आसपास दिख रहा है। ये सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये पोर्टफोलियो मिक्स और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पार्टिसिपेशन की कहानी है। जैसे जैसे न्यूलैंड लो कॉम्प्लेक्सिटी जेनेरिक से हाई कॉम्प्लेक्सिटी एपीआईज और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करता गया, वैसे वैसे रेवेन्यू क्वालिटी और क्लाइंट स्टिकीनेस इंप्रूव होती गई। एबिटा नंबर्स भी इस ट्रांजिशन को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। FY23 में एबिटा अप्रोक्सीमेटली 282 करोड़ था। FY25 में एबिटा अप्रोक्सीमेटली 344 करोड़ रहा और TTM बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 343 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स नॉर्मलाइजेशन के बाद भी स्ट्रॉन्ग बैंड में मेंटेन हो रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि न्यूलैंड ऑपरेटिंग लेवरेज सस्टेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट का ट्रांजिशन भी इम्पोर्टेंट है। FY23 में नेट प्रॉफिट 164 करोड़ था और FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रहा और TTM में अप्रोक्सीमेटली 179 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है कि प्रोसेस हेवी कॉस्ट स्ट्रक्चर कमर्शियल स्केल के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है। बैलेंस शीट भी इसी मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डेट कंट्रोल्ड है, कैश फ्लोज इंप्रूविंग है और केपेक्स अब सर्वाइवल के लिए नहीं, कैपेबिलिटी डीपनिंग के लिए डिप्लॉय हो रहा है। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज एक लाउड ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये क्वाइट केमिस्ट्री लेड क्रैम्स फ्रेंचाइजी है जहां वैल्यू क्रिएशन का ट्रिगर हाइप नहीं, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सिटी प्लस टाइम होता है। अब बात करते हैं डिशमैन कार्बोजन एम्सिस की। ये कंपनी एक प्रॉपर क्रैम्स प्लेयर है जो सिर्फ एपीआईज बनाना नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी प्रोसेस डेवलपमेंट, कस्टम सिंथेसिस, इंटरमीडिएट्स, निश एपीआईज और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा लाइफ साइकिल हैंडल करती है। इसका काम लैब स्केल केमिस्ट्री को सेफली इंडस्ट्रियल स्केल पर कन्वर्ट करना है, जो फार्मा आउटसोर्सिंग का सबसे हाई रिस्क और हाई वैल्यू फेज होता है। डिशमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके पास इंडिया के साथ साथ यूरोप में भी R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिससे ग्लोबल क्लाइंट्स को रेगुलेटरी कंफर्ट और एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी दोनों मिलती है। यहाँ बिजनेस वॉल्यूम्स का नहीं, ट्रस्ट और कैपेबिलिटी का गेम होता है। इसीलिए ग्लोबल फार्मा कंपनीज अपनी डिफिकल्ट और सेंसिटिव केमिस्ट्री डिशमैन जैसे पार्टनर्स को देती है। ये एक टिपिकल एपीआई सप्लायर नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक बार प्रोसेस लॉक हो जाए तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक हो जाती है। चलिए अब फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। FY20 में डिशमैन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 1800 से 1900 करोड़ की रेंज में था। FY23 तक ब्रॉडली ये 2300 से 2400 करोड़ के जोन में आ गया। FY25 में रेवेन्यू 2600 करोड़ के आसपास रहा और TTM बेसिस पर रन रेट 2700 करोड़ के बीच स्टेबलाइज होता दिख रहा है। सरफेस पर देखें तो ग्रोथ म्यूटेड लग सकती है, लेकिन ये
ये डिमांड प्रॉब्लम नहीं है, ये यूटिलाइजेशन प्लस एग्जीक्यूशन रीसेट फेज है। डिशमैन का बिजनेस स्ट्रेट लाइन सीडीएमओ जैसा बिहेव नहीं करता। यहाँ रेवेन्यू तब एक्सेलरेट होता है जब कार्बोजन एम्सिस साइट्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है। EBITDA नंबर्स भी इस अनइवन ट्रांजिशन को क्लियरली दिखाते हैं। FY23 में EBITDA 350 से 380 करोड़ के रेंज में था। FY25 में कॉम्प्रेस होकर 300 से 320 करोड़ के जोन में रहा और TTM में भी EBITDA ब्रॉडली 300 करोड़ के आसपास है। ये मार्जिन प्रेशर प्राइसिंग पावर लॉस का सिग्नल नहीं है, ये अंडर यूटिलाइज यूरोपियन एसेट्स प्लस हायर फिक्स्ड कॉस्ट बेस का इफेक्ट है। इसीलिए ऑपरेटिंग मार्जिन 13 से 15% के बैंड में ही रहा, जो क्रैम स्टैंडर्ड के हिसाब से लो लग सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक का इंडिकेशन नहीं देते। नेट प्रॉफिट साइड पर भी स्टोरी एग्जीक्यूशन हैवी है। FY23 में नेट प्रॉफिट 150 करोड़ प्लस की रेंज में रहा। FY25 में स्लिप होकर 80 से 90 करोड़ के जोन में आ गया और TTM में प्रॉफिट 60 to 70 करोड़ के आसपास है। ये नंबर्स वीक दिखते हैं लेकिन ये साइकिल बॉटम इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि बिजनेस रिलेवेंस के लॉस को। बैलेंस शीट को यहीं से समझना जरूरी है। डिशमैन हिस्टोरिकली डेट हैवी रहा है क्योंकि कार्बोजन एम्सिस एक्विजिशन एक कैपेबिलिटी बेट था, ना कि शॉर्ट टर्म EPS एक्रीटिव डील। FY25 के एंड पर नेट डेट एलिवेटेड है, इंटरेस्ट कॉस्ट मीनिंगफुल है लेकिन एसेट स्ट्रैटेजिक है। ये नंबर्स एक सिंपल ट्रुथ बोलते हैं, डिशमैन अभी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, वैल्यू अनलॉक के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है। तो बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है, डिशमैन कार्बोजन एम्सिस ना तो सेफ कंपाउंडर है और ना ही ब्रोकन बिजनेस। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी कैम्प्स प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑफ लाउड नहीं होता, पर अगर आया तो एसिमेट्रिक होता है। अब बात करते हैं शिल्पा मेडिकेयर के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की। शिल्पा मेडिकेयर एक नॉर्मल API कंपनी नहीं है, ये एक मल्टी वर्टिकल फार्मा प्लेटफॉर्म है जो APIs के साथ साथ CDMO, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिक्स और पेप्टाइड जैसे हाई वैल्यू सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी का फोकस सिर्फ वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं बल्कि डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स और निश थेरेपीज, स्पेशली ऑन्कोलॉजी या स्पेशलिटी सेगमेंट्स पर है। शिल्पा का बिजनेस मॉडल एंड टू एंड है, जहां प्रोसेस डेवलपमेंट से लेके स्केल अप, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कमर्शियल सप्लाई तक का काम एक ही इकोसिस्टम में होता है। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी CDMO और बायोलॉजिक्स कैपेबिलिटी को फ्यूचर ग्रोथ इंजन के रूप में बिल्ड कर रही है। ग्लोबल आउटसोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में शिल्पा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनर बनना चाहती है, ना कि सिर्फ एक कैपेसिटी सप्लायर। यहाँ स्टिकीनेस मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी और रेगुलेटरी मेमोरी से आती है। इसीलिए शिल्पा मेडिकेयर एक ट्रांजिशन फार्मा प्लेटफॉर्म है जहां वैल्यू टाइम के साथ और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के साथ अनलॉक होती है। तो कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 में शिल्पा का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 925 करोड़ था। FY23 तक ये अप्रोक्सीमेटली 1068 करोड़ के जोन में था और FY25 में रेवेन्यू 1310 करोड़ रहा और TTM बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 1451 करोड़ के आसपास दिख रहा है। EBITDA नंबर्स भी ट्रांजिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY23 में EBITDA अप्रोक्स 120 करोड़ था। FY25 में EBITDA स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ अप्रोक्स 340 करोड़ रहा और TTM में 368 करोड़ के आसपास है। ये मार्जिन एक्सपेंशन लार्जली स्केल बेनिफिट्स और प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट का आउटकम है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर भी ट्रांजिशन और ज्यादा विजिबल है। FY23 में कंपनी 31 करोड़ के लॉस में थी और FY25 में नेट प्रॉफिट में रही जो कि 78 करोड़ था और TTM बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास है। ये क्लियरली शो करता है कि प्लेटफॉर्म बिल्ड फेज से अर्निंग्स रिकवरी फेज स्टार्ट हो चुका है। बैलेंस शीट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देती है। शिल्पा ने पिछले कुछ सालों में कैपिटल एग्रेसिवली डिप्लॉय किया है, बायोलॉजिक्स, पेप्टाइड्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स और CDMO इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डेट मैनेजेबल है, सॉल्वेंसी कंफर्टेबल है, लेकिन रिटर्न्स का टाइमिंग एग्जीक्यूशन से टाइटली लिंक्ड है। तो बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है, शिल्पा एक स्ट्रेट लाइन कंपाउंडर नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म विद ऑप्शन स्टोरी है। अगर CDMO में कॉन्ट्रैक्ट स्केल करते हैं, बायोलॉजिक्स पाइपलाइन मीनिंगफुली कमर्शलाइज होती हैं, तो अर्निंग्स प्रोफाइल शार्पली चेंज हो सकती हैं और अगर एग्जीक्यूशन स्लो रहता है तो स्टॉक टाइम के साथ साइडवेज भी रह सकता है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो है
है विम्ता लैब्स। विम्ता लैब्स एक टेस्टिंग कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल फार्मा आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। इसका कोर बिजनेस एनालिटिकल टेस्टिंग, बायो एनालिटिकल सर्विसेज, क्लिनिकल रिसर्च सपोर्ट और रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग है, जो हर ड्रग के लाइफ साइकिल में बार बार रिक्वायर्ड होता है। फार्मा और बायोटेक कंपनीज इन हाउस टेस्टिंग के बजाय विम्ता जैसे स्पेशलाइज्ड पार्टनर्स को चूज करती हैं, क्योंकि यहाँ डेटा इंटीग्रिटी और रेगुलेटरी एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। यूएस एफडीए, ईएमए जैसे रेगुलेटर्स के स्टैंडर्ड्स के लिए जो वैलिडेशन चाहिए होता है वो सिर्फ टेस्टेड लैब से ही एक्सेप्टेबल होता है। विम्ता का बिजनेस मॉडल वॉल्यूम से ज्यादा ट्रस्ट पर चलता है। यहाँ सबसे बड़ी एसेट होती है डेटा इंटीग्रिटी और रेगुलेटरी ट्रस्ट। एक बार जब किसी मॉलिक्यूल का टेस्टिंग और वैलिडेशन विम्ता के सिस्टम के थ्रू हो जाता है तो सप्लायर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बिजनेस रिपीट ऑर्डर्स और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर बिल्ड होता है। ग्लोबल आउटसोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में विम्ता एक कंप्लायंस बैकबोन जैसा काम करता है, जहां ग्रोथ हाइप से नहीं, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी और आउटसोर्सिंग इंटेंसिटी से आती है। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनिक्स में। FY20 में रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 184 करोड़ था। FY23 तक ये बढ़कर 322 करोड़ हो गया। लेटेस्ट TTM बेसिस पर रेवेन्यू 336 करोड़ के आसपास रन कर रहा है। ये ग्रोथ रैंडम नहीं है, ये आउटसोर्सिंग इंटेंसिटी और रेगुलेटरी टेस्टिंग डिमांड का आउटकम है। कंपनी के एबिटा नंबर्स ऑपरेटिंग लेवरेज को क्लियरली शो करते हैं। FY23 में एबिटा 98 करोड़ था। TTM में एबिटा अप्रोक्सीमेटली 117 करोड़ के आसपास रन कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग बैंड में मेंटेन हो रहे हैं, जो टेस्टिंग या CRO बिजनेसेस के लिए हेल्दी माना जाता है। नेट प्रॉफिट भी इसी ट्रेंड को कंफर्म करता है। FY23 में नेट प्रॉफिट 48 करोड़ था और TTM बेसिस पर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 62 करोड़ के आसपास है। कंपनी की EPS ग्रोथ अर्निंग्स क्वालिटी के साथ अलाइंड है और ये डेट फ्यूल ग्रोथ नहीं है। बैलेंस शीट यहाँ एक साइलेंट स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। केपेक्स मेनली लैब एक्सपेंशन और इक्विपमेंट के लिए जा रहा है और कैश फ्लोस प्रेडिक्टेबल और स्टेबल है। तो बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। विम्ता लैब्स एक कैपिटल लाइट कंपाउंडिंग रेल है, ना कि बैलेंस शीट लेवरेज्ड बेट। वैल्यूएशंस यहाँ सुपरफिशियली एक्सपेंसिव लग सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ अर्निंग्स से ज्यादा क्रेडिबिलिटी प्लस कंप्लायंस मोड को प्राइस कर रहा है। तो फार्मा आउटसोर्सिंग कोई सिंगल स्टोरी नहीं है, ये एक कंप्लीट स्टैक है। साई अर्ली स्टेज स्टिकीनेस दिखाता है, न्यूलैंड केमिस्ट्री का मोट, डिशमैन एग्जीक्यूशन के साथ ऑप्शनैलिटी, शिल्पा प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन और विम्ता रेगुलेटरी एन्यूटी। थीम सेम है पर इकोनॉमिक्स अलग अलग है, और इन्वेस्टिंग का रियल गेम थीम चूज करना नहीं बल्कि उस थीम के अंदर राइट लेयर और राइट एग्जीक्यूशन पिक करना होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.